Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. And today we will start a new topic of Unit 5, that is Industrial Policy and Rationale and its objective. Means industrial policy kya hai and what are its reason of industrial policy and what are the main objective of the industrial policy. Now start with the meaning part. What do you mean by the industrial policy? Policy means you can say that policy क्या है? It's a kind of formal declaration by the government. जब भी कोई भी formal declaration government करती है, that is a no for policy. जब वो पॉलिसी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड होती है, दैट पॉलिसी इज नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इट मीन्स फॉलोइंग डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिक, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट पॉलिसी. बट व्हेन द फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री के लिए कोई भी फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है, फॉर्मल डिक्लेरेशन मीन्स रूल्स रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स. जब भी इंडस्ट्री से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री पॉलिसी. इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी बना जा रही है, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इज नोन एज इंडस्ट्री पॉलिसी. और हियर यू कैन सी अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी एंड द प्रिंसिपल्स प्रोसीजर लेड डाउन द गवर्नमेंट. कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है. क्यों बनाती है? फॉर रेगुलेटिंग डेवलपिंग कंट्रोलिंग एंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को रेगुलेट डेवलप एंड कंट्रोल करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर बना जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दैट पॉलिसी इज नोन एज इंडस्ट्री पॉलिसी. Industrial policy, you can say that it basically guidance and outline of the policy टू स्टैब्लिश द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है, आउटलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये सब पॉलिसी में बताए जाते हैं कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करेगी, इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस करेगी, इंडस्ट्री कब प्रोड्यूस करेगी. तो इस तरह की गाइडलाइन जो होती है इंडस्ट्री से रिलेटेड जब बनाई जाती है, इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी फिक्स्ड रहती है? नो, इट नादर फिक्स्ड नॉट इन फ्लेक्सिबल. इट मीन्स इंडस्ट्री पॉलिसी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. एज पर द टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कीप चेंजिंग. नाउ द अनदर क्वेश्चन अराइज, इसका रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रीजन क्या है? क्यों इंडस्ट्री पॉलिसी चाहिए? जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर द मोस्टली द इंडस्ट्रीज structure was unbalanced and that period of time it's highly need of such kind of policy for the industry. So another point is that mostly that period of a time cotton, textile and sugar kind of industry was established, but there were no heavy and capital goods industry was not established that period of time. And that period of time highly need of such kind of industry, because such kind of industry create or help or contribute मोर टू द नेशनल इनकम. तो ऐसे इंडस्ट्रीज इकोनॉमी को बूम करने में बहुत मदद करती है, इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत हुई, इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आई. अनदर इज इंडस्ट्री जितनी भी थी वो मैक्सिमम कुछ एरिया में फिक्स थी. मीन्स वो गुजरात, अहमदाबाद, जमशेदपुर, कलकत्ता में ही इंडस्ट्री स्टैब्लिश थी. और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू हमें ये पता चला कि हमें हमें और जगह इंडिया की रेस्ट ऑफ कंट्री में भी, रेस्ट ऑफ कंट्री अलग एरिया अलग स्टेट में भी इंडस्ट्री होनी चाहिए. सो इसलिए इंडस्ट्री का वाइड स्प्रेड होनी चाहिए थ्रू आउट द इंडिया, ताकि हर एक एरिया का डेवलपमेंट हो. इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी कि ताकि इंडस्ट्री का स्टैब्लिशमेंट डिसाइड हो सके थ्रू इंडस्ट्री पॉलिसी. इंडस्ट्री कहाँ स्टैब्लिश होगी, कैसे होगी, इस तरह की बातें की जाए. दैट्स वाई द इंडस्ट्रियल पॉलिसी और दैट इज अ रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी was came that period of time. And another is government of India has undertaken effective measures to increase the industrialization process को increase करने के लिए, and to correct the regional imbalance in the industry development and to rectify the distorted industrial structure. means unbalanced structure को rectify करने के लिए बहुत जरूरी था इंडस्ट्रियल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट, ताकि रीजनल इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सके. इकोनॉमी को बूम करने में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रोल प्ले करने के लिए इस तरह की पॉलिसी. एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उनका यूज करना प्रॉपरली. इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन पर्पस ये है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द
इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। एंड द अनदर इज मॉडर्नाइजेशन, मीन्स इंडस्ट्रीज में मॉडर्न टेक्निक्स एंड द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करना, सो दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट कैन बी प्रोड्यूस। एंड द अनदर ऑब्जेक्टिव इज बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, मीन इंडस्ट्री पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड नहीं होती थी, इट शुड ऑल्सो बी कम्स अंडर द अनदर सेक्टर। इसमें फैक्टर हर एक सेक्टर का बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए इंडस्ट्री में। रीजनल डेवलपमेंट के लिए मीन्स कुछ बैकवर्ड एरिया है उसका डेवलपमेंट के लिए भी इंडस्ट्रीज वहां स्टैब्लिश होनी चाहिए ताकि पर्टिकुलर एरिया का भी डेवलपमेंट हो सके। अनदर इज बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री पॉलिसी में फोकस ये किया जाता है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज है एंड द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है उनके बीच में बैलेंस बनाया जा सके, ताकि कंज्यूमर ज्यादा ना हो और बेसिक भी कम ना हो, मीन दोनों का बैलेंस एप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए एंड द प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन टू बोथ basic as well as the consumer. Another feature, another objective of this industrial policy is to coordinate between the small and large scale industries. Both industries means small and scale. Both industry should be focused. We can't focus through this में इस इंडस्ट्रीज पॉलिसी में फोकस किया कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ बोथ इंडस्ट्रीज स्मॉल एंड स्मॉल दोनों का कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट होना चाहिए rather than on one industries. एरिया डिटर्मिनेशन मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू एरिया ऑफ ऑपरेशन इंडस्ट्रीज को पता चलता है कि वेयर दे हैव टू फोकस। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू एरिया डिटरमाइन किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को बताया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर को बताया जाता है कि आपको इस एरिया में इस तरह से वर्क करना है इंडस्ट्री पॉलिसी के थ्रू। नाउ द कॉर्डियल रिलेशनशिप, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इट फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट। जो काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ गुड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक अच्छी तभी होगी जब कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा मैनेजर और वर्कर के बीच में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इस पे फोकस किया गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन बनना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा। अनदर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, मीन फॉरेन एड, फॉरेन जो एड है नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसको यूज करना बहुत जरूरी है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी को अप्रिशिएट कर सके इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ये ऑब्जेक्टिव था। अब लेट्स हैव अ लुक एट द सक्सेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट of India. First policy work came in 1948, then 1956, and then 73 and 77, then 1918, 1990, and the new industrial policy that is 1991. 1991 में new industrial policy आई that also known as economic reform policy. ये इस तरह के अब you can make an evolution chart so that you get an idea कि अभी एक्चुअल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 बोल चल रही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जो है इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक रिफॉर्म और इट ऑल्सो कॉल्ड एज एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी थ्योरी भी कहा जाता है, एलपीजी पॉलिसी कहा जाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द एलपीजी? Basically, you can say the industrial policy 1991 जो थी basically was came when the Congress government was in lead, and that period of time the Prime Minister of India was, who was the Prime Minister at that period of time? PM Narasimha Rao. और न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आई 1991 एंड दिस पॉलिसी हैज चेंज इकोनॉमी टू अ लार्ज एक्सटेंट। इस पॉलिसी में बेसिकली 3 रिफॉर्म्स हुए। इंडियन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 तरह के रिफॉर्म्स हुए, जिस रिफॉर्म को हम आज तक वी हैव फेसिंग। अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की चल रही है और इसमें बेसिकली 3 रिफॉर्म्स है, दैट इज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, इट मींस एल लिबरलाइजेशन फॉर LPG, L liberalization, L का मतलब हुआ stand for liberalization and it means reduction of government control and liberal the policy. P stand for privatization, means increase the role and scope of the private sector and conversion of the public to the private sector. And the G is globalization, it means the integration of Indian economy with the world economy. What are the objective of new industrial policy in 1991? बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी 1991, तो ये है आपको पता होना चाहिए। अब क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से रिमूव करना, उसको कम करना। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करना इंडियन इकोनॉमी में। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए इंडियन इकोनॉमी को बूम करने में।
एफडीआई को मौका देना, एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनी को मौका देना इंडिया में स्टेब्लिश होने का और ग्रो करने का, ताकि इंडिया की कंपनी जो है, इंडस्ट्रीज है, वो भी ग्रो कर सके। एबॉलिश रेस्ट्रिक्शन, एफडीआई में जितनी भी रेस्ट्रिक्शन है उसे रिड्यूस करना, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मोटिव है। पब्लिक सेक्टर के जो रोल है उसको रीडिफाइन करना, उसके ऑब्जेक्टिव और एम को दोबारा से करना, वेलफेयर स्कीम इंडस्ट्रियल से रिलेटेड लाना, एंड रिमूव द ऑल द रेस्ट्रिक्शन दैट वाज इम्पोज बाय द फेरा, फेरा में जो जो इंटरनेशनल ट्रेड में जितनी भी रेस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करना, ताकि इजीली फ्री ट्रेड हो सके। एंड एज वेल एज टू इंश्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड को मानना, एंड रिसर्च डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज क्रिएट करना, एंड एबॉलिश द एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट को, मोनोपोली को हटाना। ये सब ऑब्जेक्टिव रहे हैं इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो ये मोटिव रहा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ग्लोबल कंपटीशन करना, इंडिया की इंडस्ट्री को बाहर की फॉरेन कंपनीज इंडस्ट्री से कंपटीशन, ग्लोबली कंपटीशन देना, एंड द इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, सो दैट द ग्लोबलाइजेशन केम इनटू द पिक्चर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज ये होता है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1981 है वो क्यों आई, क्या पुरानी पॉलिसीज में ऐसी क्या कमी थी, व्हाट द रीजन दैट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1990 की, इकोनॉमिक रिफॉर्म वाली पॉलिसी आई, क्यों आई। तो ये रीजंस हैं जो उसको वन बाय वन वी विल गोइंग टू डिस्कस। ह्यूज डेब्ट ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बेसिकली 1980 में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा था, एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स रेवेन्यू। एंड एज यू नो दैट गवर्नमेंट गेन रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन, और जब गवर्नमेंट जब जब वेन एवर द गवर्नमेंट expenditure is over than the revenue, that condition is known as budget deficit. And in order to कवर दैट कंडीशन, इस कंडीशन को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत थी, क्योंकि रेवेन्यू कम था। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसे यार, यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, और गवर्नमेंट के पास पैसा लेने के लिए दे कैन बोरो मनी फ्रॉम बैंक, आइदर दे हैव टू टेक मनी फ्रॉम पब्लिक और इंटरनेशनल फंडर, बट द मेन इश्यू दैट हाउ दे वाज, इंडिया वाज नॉट, वाज अनेबल टू पे इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रही थी, और इसी वजह से ह्यूज डेब्ट हो गया गवर्नमेंट में। अनदर इज बीओपी एडवर्स, बीओपी की कंडीशन बहुत एडवर्स होगी। बीओपी एडवर्स मींस क्या हुआ, जब भी कोई भी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर लेती है, जब इंपोर्ट एक्सीड हो जाता है एक्सपोर्ट से, कंट्री जब इंपोर्ट ज्यादा करती है एक्सपोर्ट कम करती है, ऐसे में गवर्नमेंट का जो बीओपी होता है वो डेफिसिट में चला जाता है। मीन्स गवर्नमेंट को दूसरी कंट्री को पैसा ज्यादा नहीं पड़ेगा, पर पैसा तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। तो ये कंडीशन क्रिएट हो गई थी, जिस वजह से उस समय हाईली नीड रहा कि हम एक न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्री पॉलिसी चाहिए, सो दैट वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट कंडीशन दैट वाज दैट पीरियड ऑफ टाइम। एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो रेवेन्यू क्रिएट नहीं हो रहा था। फॉल इन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो रहा था, मींस फॉरेन करेंसी जो थी उसका रिजर्व कम हो रहा था, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, और रेदर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट। इन्फ्लेटरी प्रेशर आ रहा था, मींस जो चीजों का प्राइस था, इन्फ्लेशन था, वो इंक्रीज कर रहा था, और इस तरह से गवर्नमेंट जो थी वो हाईली नीड ऑफ हाईली नीड ऑफ मनी दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन, वो अपनी इकोनॉमी को बूम को रिकवर करना चाहती थी दैट पीरियड। ये सब सर्कमटेंसेस की वजह से गवर्नमेंट को दे हैव टेक द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की हेल्प ली। इंडिया रिसीव फाइनेंशियल हेल्प ऑफ 5-7 बिलियन डॉलर हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अब दोनों से हेल्प लेने के बाद क्या हुआ, व्हाट द हेल्प हैपन, तो वहां पर क्या हुआ कि दोनों ने हेल्प जब की तो दे हैव पुट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, एंड दे सेड दैट कि इंडिया को लिबरलाइज करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को, दे ओपन द इकोनॉमी बाय रिजॉल्विंग द रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, उसे अपने प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन रिमूव करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हटाने पड़ेंगे, ताकि इंडिया के साथ बाहर की कंट्री इजीली ट्रेड कर सके। तो these were the condition that imposed by the World Bank and IMF in order to take the loan। तो इन कंडीशनलिटी को वर्ल्ड इंडिया ने
फॉलो किया एंड एक्सेप्ट किया, और इसी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, दैट इज अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज बेसिकली हैज थ्री इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स दैट अकर इन, तीन टाइप की रिफॉर्म्स ये दो जो आए इस पॉलिसी में, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में हम वी विल स्टडी इन वन बाय वन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट.